Hello everyone, welcome. I'm welcoming you all to your most favorite platform of PW Curious Junior. मेरा नाम है सोनाक्षी त्यागी और मैं अपने ग्रेड 3 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उनके फाइनल एग्जाम्स की एक छोटी सी मदद की पहल में एक बहुत ही अमेजिंग वन शॉट सीरीज लेकर आई हूँ, जहाँ हम जो 3 मेन चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जो कि मेरी ये उम्मीद है कि आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें। You pause the video, you answer in the comment box. I will be looking out for your answers. Believe me, I will be checking each and every one of your comments. So please make sure कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से सुनें, समझें और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करें। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम क्या-क्या चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सो जो चैप्टर्स कवर होंगे वो होंगे थिंग्स अराउंड the various things that we have around us, right? अगर आप अपनी immediate surrounding में इस वक्त आप जहाँ कहीं भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप notice करें, observe करें, you will be able to see a lot of different things, right? But उन सारी ही चीज़ों में कुछ ना कुछ अपनी unique characteristics हैं, कुछ unique properties हैं which makes them different from one another. तो इस बेसिस पे हम जानेंगे कि अपने present चारों तरफ चीज़ों को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है into various different categories और types. सेकेंड चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो है वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ वेस्ट बेसिकली एक ऐसी अनवांटेड चीज़ है जो हम सभी की बॉडीज में भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती है और घरों में भी, एंड इन फैक्ट आउटसाइड आवर होम्स एज वेल इन वेरियस डिफरेंट प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, राइट? बट अगर इस वेस्ट को हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया या प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो यही वेस्ट कल को चल के हमारी लाइफ और हमारी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वेस्ट एंड हाउ कैन वी मैनेज इट इन इफेक्टिवली सो दैट हमारी लाइफ पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, राइट? एंड थर्डली वी विल बी मेकिंग सर्टन थिंग्स, जैसे कि पॉटरी हो गई, पॉटरी की मदद से, क्ले की मदद से देयर आर अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स विच आर मेड, राइट? ब्रिक्स ऑल्सो पॉटरी को एक्सटेंड करते हुए, इफ द मोल्ड इज चेंज तो उसी से हम ईंटों का भी निर्माण कर सकते हैं। और वहीं पे हम पढ़ेंगे कि द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज अ होम, इज अ हाउस, इज अ शेल्टर। तो उसके कितने प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइप, राइट? ये सब पढ़ेंगे। एंड देन डेफिनेटली आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग these 3 chapters we will be doing a comprehensive quiz, जहां पे questions इन तीनों ही chapter से related होंगे, right? So आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं थिंग्स अराउंड से, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद। एंड इस चैप्टर में हमारे गोल्स क्या रहेंगे, द मेजर सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर अराउंड अस, और द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल मटीरियल्स जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, क्यों हम किसी चीज़ को नेचुरल बोलते हैं और वहीं दूसरी चीज़ों को हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं। Then we will also learn कि materials around us can also be divided into either being metals or non-metals. Metals क्या होते हैं and how are they different from non-metals? What are their examples? तो ये सब भी जानेंगे। Then we will see that there are different things जिनके थ्रू हमें बाहर देखने में सब कुछ क्लियर नजर आता है, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी मदद से अगर हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें चीजें धुंधली धुंधली या ब्लर्ड नजर आती हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके बियॉन्ड हम कुछ देख ही नहीं पाते। सो व्हाई इज इट दैट दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर बिहेविंग सो डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर, राइट? तो इसके बारे में भी जानेंगे। एंड देन वी विल लर्न अबाउट मैटर। नाउ मैटर इज समथिंग स्टूडेंट्स विच वी एज लिविंग बीइंग्स आर ऑलवेज सराउंडेड विद, ठीक है? लेकिन इस मैटर के भी हमारे लिए 3 प्रकार हैं जो जानना बहुत जरूरी है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप नेचुरल एज अ वर्ड जब सुनते हैं, सो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता होगा? नेचर, राइट? सबसे पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता होगा वो है नेचर। इसी नेचर से हमने नेचुरल जो टर्म है वो निकाला। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपके दिमाग में ये पहला वर्ड आया है लिसनिंग टू द वर्ड नेचुरल थिंग्स, यू आर 100% करेक्ट, राइट? इन योर थिंकिंग प्रोसेस, इन योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज नेचुरल थिंग्स वो पदार्थ हैं, वो चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं
जिन्हें नेचर ने ही खुद बनाया है, उसमें हम इंसानों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एट ऑल। हमने कुछ नहीं बनाया, हम बना भी नहीं सकते। वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। इट हैज ऑलरेडी बीन गिफ्टेड बाय द नेचर टू अस, राइट? सो नेचुरल थिंग्स आर एवरीथिंग अराउंड अस। सो हम जानते हैं कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट बीइंग नेचुरल थिंग्स, all the things that are gifted by the nature and have no interference from human beings. Very, very important point. So you can't just, write the definition for natural things just by writing ki nature gifted hai. No, you also need to mention that there is no interference, no involvement or no process whatsoever from human beings. हमने नहीं बनाया है, nature ने ही हमें as it is दिया है. Now अगर आप अपने surroundings में इस वक्त देखें, so I would like all of you to observe things and mention in the comment box कि आपको इस वक्त right now when you are watching this video कौन सी natural things या objects अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, right? Some of the examples can be sun, which is our star, plants जो हमारे चारों तरफ होते हैं, birds or animals, rock, air, all of these things are natural things. ये हमने नहीं बनाई, ये हमें nature ने ही as it is दी है, right? Now, since we have understood what do we mean by natural things, definitely artificial का idea आपको कहीं ना कहीं लग गया होगा. यानी कि artificial और it can be also named as man-made things और man-made objects, यानी कि ये वो objects हैं या ये वो पदार्थ हैं जिसमें बेसिक प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन बींग्स का है। उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, right? So all the things that have been created by humans are the ones which are called as what? Artificial things or man-made things or human-made things. Now again, सेम एक्टिविटी जो आपने नेचुरल थिंग्स में की, अभी फिर से एक बार कीजिए. इनफैक्ट आपको मैन मेड थिंग्स के ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपने चारों तरफ, राइट? अगर आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते हुए जो भी अपने चारों तरफ आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप देखेंगे मेजरली वो मैन मेड थिंग्स ही होंगी. सम ऑफ देयर एग्जाम्पल्स बीइंग बिल्डिंग, द होम इन विच यू आर लिविंग, राइट? Cars, the different vehicles that we drive, buses being one of them, computers, mobile phones, table, chair, your notebooks, all of these are nothing but artificial or human-made things or objects, right? चलो, moving ahead. Now, इसी तरह आपने देखा होगा बेटा कि आपके चारों तरफ कुछ मटेरियल तो ऐसा है जो बहुत हद तक ना शाइन करता है. जैसे आपने अपने पेरेंट्स के पास कोई ना कोई ज्वेलरी आइटम देखा होगा मेड आउट ऑफ गोल्ड और डायमंड, और यू मस्ट हैव सीन फर्नीचर मेड आउट ऑफ आयरन, या आपने स्टील, जो आपकी स्टील के बर्तन होते हैं उसमें भी थोड़ी सी आयरन होती है. क्या आपने कभी नोटिस की एक चीज़ कि वो कितना शाइन करता है, हाउ शाइनी इट इज़? एंड वेन एवर यू हैव टच दीज आइटम्स दे ऑल्सो फील वेरी हार्ड इन देयर टच, राइट? काफ़ी मजबूत होते हैं जब भी आपने इन्हें टच किया है. लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी ना शाइन करती हैं, ना ही हार्ड टू टच हैं, और ना ही उनके पास बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? सो इस बेसिस पे भी हमने अपने चारों तरफ प्रेजेंट मटीरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट? फर्स्ट बीइंग मेटल्स. नाउ मेटल्स की क्या परिभाषा है? द डेफिनेशन फॉर मेटल्स इज these are those materials that are first of all shiny, very very important. ठीक है, इसी के लिए आप एक higher classes में term सुनेंगे lustrous. So the scientific term which is used for an object being shiny is lustrous. ठीक है, this is the property that uniquely is with metals. But कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो शाइनी होते हैं, उनके बारे में भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, यानी कि देखने में ना काफी चमकते हुए लगते हैं. दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको वो ग्लो, वो शाइनी, उनमें वो शाइनी सरफेस उनका नजर आएगा, राइट? दे कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इन टू वायर्स. इन्हें आप वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. आपने अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डिफरेंट वायर्स जाते हैं, अगर उन्हें कभी ध्यान से देखा हो, उनके ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग होती है जो जनरली ब्लैक कलर की होती है. कभी कभार अगर वो कवरिंग हट जाए तो आपने देखा होगा इस तरीके का एक कॉपर वायर है ना, जो शाइन कर रहा होता है काफ़ी.
तो आप मेटल्स को वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पूरे पूरे मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। वन सच एग्जाम्पल बीइंग कॉपर। ऑल्सो सेम मेटल्स को अगर आप चाहो तो आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उनकी एक पूरी पूरी शीट पतली सी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी कार्स हैं या बसेस हैं या व्हीकल्स हैं वो भी मेटल्स की ही बनी हुई हैं। आपने देखा है कि उनकी जो रूफ होती है कई बार काफ़ी फ्लैट होती है, तो उसे हमने शीट में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि मेटल्स को बीट करके प्रेशर में हम उसे एक पूरी पूरी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो आपके शीशों में भी इस्तेमाल होता है, वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड इन मिरर्स ऑल्सो फॉर मेकिंग मिरर्स, इसलिए आपको मिरर में अपनी इमेज नजर आती है ना, ठीक है। उसके पीछे और भी रीजंस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली आपका ज्वेलरी में यूज होता है, राइट। मोस्ट कॉमनली आपका ज्वेलरी में यूज होता है, एंड दैट ऑल्सो शाइन्स। नाउ एज आई वाज सेइंग कि मेटल्स आर शाइनी डेफिनेटली, बट एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि शाइन करता है, विच इज अ डायमंड। तो अगर आप डायमंड कभी देखेंगे यू विल सी दैट इट ऑल्सो शाइन्स, बट इट इज नॉट अ मेटल, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन दैट आई एम टेलिंग यू। तो इसे आप स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे मेटल्स हुए, ऐसे ही बाकी ऑब्जेक्ट्स जिनमें कोई शाइन नहीं होती, जिनको आप वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, या आप उन्हें बीट करके अंडर प्रेशर एंड हीट शीट नहीं बना सकते, या फिर वो काफी सॉफ्ट होते हैं इन टच, राइट, ऑलमोस्ट पाउडरी फॉर्म के होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने नाम दिया है नॉन मेटल्स का। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे या मेटल्स वाली क्वालिटी या प्रॉपर्टीज नहीं रखते, राइट। सो दे लैक द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, दैट इज पहली चीज दे डू नॉट शाइन, वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्टर इन टच, जब आप उन्हें छूते हैं तो दे आर अ लिटिल बिट सॉफ्टर एज कंपेयर टू मेटल्स। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनसे आप तारे नहीं बना सकते, ठीक है। ऑल्सो दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, उनसे आप पतली शीट्स भी नहीं बना सकते, राइट। एग्जाम्पल्स बीइंग डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, इन्हें आप एज एग्जाम्पल्स अपने पास लिख सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज पोसेस नहीं करते या उनके पास मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, जैसा मैंने आपको बताया, आपने अपने चारों तरफ एक और भी तरीके का मटेरियल, कुछ इस तरीके के मटेरियल्स भी देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल let's suppose you're sitting in your car, right, or any other vehicle for that matter, even if you're sitting in a bus, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप उसके शीशे से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, इन मोस्ट केसेस यू आर एबल टू सी वेरी क्लियरली, आपको अंदर बैठे हुए भी उस गाड़ी के या उस बस के बाहर का सब कुछ बहुत क्लैरिटी से दिख रहा होता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों? और यही बस और कार अगर आप सर्दियों के मौसम में जब फॉग है और शीशे पे जब हल्की हल्की मिस्ट आ जाए या फॉग जमा हो जाए, तब आपको उतना क्लियरली नहीं नजर आता है, बट हल्का धुंधला और ब्लर्ड नजर आता है, राइट। और अगर इसी केस में मैं इस पूरे के पूरे शीशे को शीशे के बजाय आयरन से या वुड से बना देती, तो क्या आपको बाहर नजर आता? So these are the three different examples of those materials which I have given you, जो कि बहुत ही अलग अलग तरीके से रोशनी के साथ behave करते हैं और how they behave with light, right? Now if an object allows the entire light to pass through it, वो पूरी रोशनी को अपने आर पार जाने देता है, in that case you will be able to see everything clearly through it, right? अगर वो आपकी आंखों के बीच में होगा भी तो भी आपको उस तरफ का हर चीज नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, आई एम वेयरिंग माई स्पेक्टिकल्स, माई लेंसेज, राइट। इवन दो मेरी आंखों के और कैमरा के बीच ये लेंसेज हैं, फिर भी आई एम एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली बिकॉज दीज लेंसेज आर अलाउइंग द होल लाइट टू पास थ्रू इट, एंड सच मटीरियल्स आर सेंट टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यानी कि लाइट कैन कंप्लीटली पास थ्रू देम, जिसका एक एग्जांपल आप यहाँ स्पेक्टिकल्स के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। तो चाहे वो आपके स्पेक्टिकल्स के लेंसेज हो, चाहे वो शीशा हो, ठीक है, चाहे वो एयर हो, फॉर दैट मैटर, इफ इट इज वाटर बबल,
in that case also you are able to see everything clearly through these different objects and various others as well, and these objects are said to be transparent objects. ठीक है, राइट, जिनके आर पार आप बहुत क्लियरली देख पाए. मेक श्योर द कीवर्ड ओवर हियर इज दैट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली. ठीक है, you are able to see everything clearly, right? चलो मूविंग अहेड. अब वहीं पे जैसा मैंने कहा कि उसी सेम कार के शीशे को या बस के शीशे को अगर आप फॉग या मिस्ट के टाइम पे देखते हैं, जब हल्की हल्की धुंध जमा हो जाए उस पर, या वो स्मोक अगर हो जाए कार में या बस में, तो वो पूरा पूरा शीशे पे जमा हो जाता है. तो जब आप उसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं आपको चीज़ें नज़र तो आती हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं जितना आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में देख पा रहे थे. In that case, such objects are said to be translucent objects, यानी कि which allow only some light to pass through. Only some. This is the keyword over here. यानी कि रोशनी जा तो पा रही है आर पार, लेकिन पूरी पूरी नहीं जा पा रही. So let's suppose if this is the material that I am taking as the translucent material, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे 6 या 4 इस तरीके की या 5 इस तरीके की रोशनी फेंकी या इसकी तरफ डायरेक्ट की, राइट, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 2 ही आ पाई, तो यहाँ जो इमेज होगी मुझे वो ब्लर्ड नजर आएगी. कैसी नजर आएगी? ब्लर्ड, यानी कि धुंधली धुंधली नजर आएगी. क्लैरिटी नहीं होगी उस इमेज में. नजर तो आएगा बट ढंग से नहीं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी कि एक ऐसा ग्लास जिसमें जिसे एक अलग तरीके से बनाया गया है, या आप स्मोक ग्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे काफ़ी धुआं कलेक्ट हो गया है. ठीक है, या फिर आप प्लास्टिक शीट, जनरली आपने देखा होगा प्लास्टिक शीट्स के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो दिखाई तो देता है लेकिन आप क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाते. ऐसे ही एक ऑयल बॉटल, एक ऐसी बॉटल जिसमें ऑयल है, अगर आप उसे देखने की कोशिश करें तो वहां पर आपको उसके थ्रू उतना क्लियरली नहीं नजर आता, राइट. बटर पेपर, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? योर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दिखाई तो देगा लेकिन क्लियरली नहीं, ब्लर्ड, धुंधला धुंधला नजर आएगा, राइट. चलो मूविंग अहेड. The third and the last type of objects based on how the light behaves with it is called as opaque objects. And generally आप देखेंगे कि आपके immediate surrounding में mostly आपको opaque objects के ही examples मिलेंगे, right? These are the materials through which we cannot see at all. हमें बिल्कुल ही इनके आर पार नजर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस रिमोट, इफ आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई एम नॉट एबल टू सी द कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेल्स, हम खुद अपने आप में एक ओपेक ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, यानी कि हमारे आर पार लाइट नहीं जा सकती. दैट इज द वेरी रीजन कि ये ऑब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा शार्पेस्ट परछाई बनाते हैं. दे मेक द शार्पेस्ट शैडोज, राइट. क्योंकि अगर आप इन्हें लाइट के सामने रख देंगे तो ये तो लाइट को जाने ही नहीं देंगे अपने आर पार, तो इस वजह से इनकी एक परछाई बनके तैयार हो जाती है. आपने देखा होगा ना कि जब आप चलते हैं सड़क पे और सूरज की क्या पोजीशन है अकॉर्डिंग टू यू, इन रिस्पेक्ट ऑफ यू, आपको अपनी परछाई जनरली पीछे नजर आती है, राइट, इन वेरियस डिफरेंट डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइमिंग्स और द पोजीशंस ऑफ द सन. ठीक है, बाकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के? वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, ब्रिक, आपकी नोटबुक, टेबल, चेयर, बेड, वॉल, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नथिंग बट ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. अनदर सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करेंगे. So you need to select the material which will form the sharpest shadow. आपको वो मटेरियल सिलेक्ट करना है इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से जो कि सबसे बेस्ट और शार्प शैडो या परछाई आपको बना के दे, राइट. व्हाट आर द एग्जांपल्स? ऑप्शन सॉरी, ग्लास बॉटल यानी कि एक कांच की शीशी. बी ऑप्शन इज प्लास्टिक शीट. सी ऑप्शन इज अ वुडन पेंसिल यानी कि वुड, लकड़ी की बनी हुई पेंसिल, कलम. एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव.
सो आप लोग प्लीज आंसर मार्क कीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉज करके बिफोर आई मूव ऑन टू द आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। एंड द आंसर डेफिनेटली इज अ वुडन पेंसिल। क्यों? क्योंकि एक वुडन पेंसिल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट? इट विल डेफिनेटली ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, वो लाइट को अपने थ्रू नहीं जाने देगा। ऑन द अदर हैंड एक ग्लास बॉटल एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सो दिस विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, तो इसकी शैडो नहीं बनेगी। वहीं प्लास्टिक शीट एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसकी शैडो बन तो सकती है लेकिन उतनी शार्प नहीं बनेगी जितनी ओपेक की बनेगी। ये शार्पेस्ट शैडो बनाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसकी शैडो की एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, डिफाइंड होते हैं, एक शेप होती है, एक साइज होती है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, वो भी बनाते हैं परछाई, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं होती उस शैडो में, राइट? चलो मूविंग अहेड। नाउ वी ऑल्सो नीड टू नो कि अब तक जो हम ये नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते आए, हमने आर्टिफिशियल थिंग्स के बारे में भी पढ़ा, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ा, बट इन सभी को, इन सारी ही चीज़ों को हम एक सिंगल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज मैटर। एंड इनफैक्ट यही नहीं, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हर वो चीज़ जो चाहे हमें दिख रही हो या चाहे ना दिख रही हो, वो सब मैटर ही है। तो बात ये आती है कि मैम मैटर एग्जैक्टली है क्या? तो यही जानते हैं अब हम। मैटर इज समथिंग विद विच वी आर ऑलवेज सराउंडेड, ठीक है। हमेशा आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि मैटर तो प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है। अब मैटर हम बोलते किस चीज को हैं? कोई ऐसी चीज जिसके पास वेट हो, यानी कि वजन हो, एंड कोई ऐसी चीज जो जगह घेरे, और इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट? दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस दैट एनी ऑब्जेक्ट टू बी कैटेगराइज्ड एज मैटर शुड बी हैविंग इन इट, राइट? पहली चीज एक वजन हो, दूसरी चीज वो कोई जगह घेरे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन का अपना एक वजन है और मेरे हाथ में ये अपनी एक जगह घेर रहा है, राइट? अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा अपना एक वजन है और इस रूम में इस वक्त मैं एक स्पेस घेर रही हूं, ठीक है। ऐसी आप अपने चारों तरफ जो भी चीज देखेंगे, सबके पास वजन है और वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर हम अपनी नेचर की बात करें तो मेजरली हमें मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में दिखाई देता है, यानी कि 3 डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देता है। जैसे कि एक मैंने आपसे बात की इस पेंसिल की जो मेरे हाथ में है, राइट, इस पेन की। सेम वे आप पानी पीते हैं, वो पानी जो है उसका भी एक वजन होता है, क्योंकि आप खुद देखिए एक खाली बॉटल और एक बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ हो, वजन किसमें ज्यादा होगा? जहां पे पानी भरा हुआ है। यानी कि इसका मतलब बॉटल का तो वजन है ही, पानी का भी है, तो पानी का अपना वजन होता है। एक सिलेंडर या एक फुटबॉल जिसमें हवा हो और एक फुटबॉल जो बिल्कुल पिचकी हुई हो जिसमें कोई हवा ना हो, वजन किसमें ज्यादा होगा? डेफिनेटली जिसमें हवा है, जिस फुटबॉल में, राइट? तो इसका मतलब कि वो फुटबॉल जो सॉलिड मटेरियल की बाहर से रबर की बनी हुई है उसका वजन तो है ही, अंदर जो आपने उसमें हवा भरी उसका भी वजन है। तो यानी कि ये जो 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मैंने इस वक्त दिए, यही 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसमें मैटर हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, और हम हर ऑब्जेक्ट को इन्हीं 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कि जैसे कि आपकी नोटबुक हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपका फर्नीचर हो गया, फैन, ट्यूबलाइट, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड की बात करें तो डेफिनेटली पानी, मिल्क, हनी, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट लिक्विड्स, राइट? गैस की बात करें, सो द वेरी एयर दैट वी आर सराउंडेड विद इज इटसेल्फ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, तो एयर अपने आप में एक एग्जाम्पल है किसका? मैटर का, ठीक है। अब अगर इन तीनों ही स्टेट्स के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो बेटा तीनों ही हैं तो मैटर ही, लेकिन फिर भी अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और हमने इन्हें अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा है, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज इनके पास होंगी, तभी हमने इन्हें 3 डिफरेंट स्टेट्स में रखा है। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें बेटा, जहां पे एग्जाम्पल आप स्टोन का ले सकते हैं, वुड का ले सकते हैं, या आपके फ्रीजर में रखी हुई जमी हुई आइस क्यूब्स का ले सकते हैं।
राइट। दोज आर नथिंग बट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि इनका एक फिक्स्ड आकार होता है। ये अपनी शेप अनलेस एंड अनटिल आप बाहर के तापमान या प्रेशर को चेंज ना करें जो इनके ऊपर लग रहा है, इनकी वही आकार वही शेप रहेगी। जब तक मैं इस पेन पे कोई टेम्परेचर या प्रेशर नहीं डालूंगी, मैं इस पेन को कहीं पे भी रखूं, किसी भी जगह पे रखूं इस कमरे में या इस दुनिया में, ये इसकी आकार यही रहेगा। ठीक है, इट हैज इट्स फिक्स्ड शेप। सेकेंडली, जब भी आप इन मटेरियल्स को कहीं पे भी ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो ये एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि चाहे मैं इस पेन को अपने हाथ में रखूं या मैं इसे टेबल पे रख दूं, ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना कि इसकी शेप है, अपनी लेंथ और अपनी सारे डायमेंशंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि अगर मैं चौकोर ग्लास में रख दूं तो इसकी शेप बदल जाएगी और अगर मैं सर्कुलर ग्लास में रखूं तो इसकी शेप बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सॉलिड मटेरियल्स अपनी शेप और अपनी स्पेस को फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, इन्हें आप इजीली स्क्विश या बेंड नहीं कर सकते। अगर मैं इसे दबाकर प्रेशर अप्लाई करके भी इसे दबाना चाहूं तो नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे इसकी शेप चेंज होगी और ना ही ये बेंड हो सकता है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस, आई एम नॉट सेइंग इन एवरी सॉलिड ये प्रॉपर्टी है, बट इन मोस्ट सॉलिड्स। ठीक है, वहीं पे अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, जैसे कि पानी हो गया, ऑयल हो गया, इनकी बेटा कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जैसे अभी मैंने इस ग्लास में इस पानी को रखा है, अब अगर सेम ग्लास को मैं ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दूं तो आपको नहीं लगता कि इस पानी की शेप चेंज हो जाएगी, राइट? सो लिक्विड्स जो होते हैं, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। जैसी चीज में आप उसे रख देंगे वो वैसा ही आकार ले लेगा, उसकी कोई फिक्स्ड आकार है ही नहीं, राइट? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं और उसी तरीके से दिखते हैं। दे कैन वेरी इजीली फ्लो एंड मूव। आपने देखा है पानी रिवर्स में ऊपर हाइट से नीचे तक कितनी आसानी से फ्लो होके आ जाता है, राइट? कितनी आसानी से पानी फ्लो होता है, मूव करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की या लिक्विड्स की। वहीं अगर हम बात करें द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज गैस, हीलियम एक तरह की गैस है, ऑक्सीजन एक तरह की गैस है जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिविंग बींग्स, बिकॉज इसके बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे, राइट? जिंदा नहीं रह पाएंगे इनफैक्ट। अब अगर आप गैस भी लें तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे कि अगर बलून की ये शेप है, इस वक्त इसमें जो गैस होगी वो ये शेप ले लेगी, लेकिन अगर बलून की शेप मैं कुछ इस फॉर्म में कर दूं तो डेफिनेटली इसकी यहाँ पे वो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। इसकी भी लिक्विड की तरह कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और ना ही ये कोई फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कोई एक डेफिनेट जगह नहीं होती जहां आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गैस है। गैस हर जगह अपने आप को भर लेती है या समा लेती है, ठीक है? और लिक्विड्स की तरह ये भी बहुत अच्छे से फ्लो और मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट लिक्विड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लो और मूव करते हैं, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न फॉर ऑल दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यू विल सी इन हायर क्लासेस कि क्यों इनकी ये तीन डिफरेंट अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैटर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये दिस यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. Moving ahead to the next question. So first let's read the question and then we will try to answer. So now you need to choose the odd one out. Odd choose करना है, यानी कि चार दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, एक चीज ऐसी है जो बाकी तीनों से बहुत अलग है। तो वो जो अलग है वो आपको बतानी है, वो कौन सी है, और रीजन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा. What are the options? शूज जूते, कॉफी, बटर मिल्क या छाछ जिसे हम कहते हैं, टी या चाय. तो प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए which one of them can be the odd one out and on what basis are you giving your answers. मुझे ये भी चैट बॉक्स में बताइएगा. शूज, राइट? शूज, why shoes? Because these come under the category of solid state, whereas कॉफी, बटर मिल्क और टी की बात करें तो ये सारे ही लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? राइट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज. ये सॉलिड है
शूज, और ये तीनों के तीनों लिक्विड हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। Now coming to the second chapter, which is management of waste और waste management। जैसा मैंने आपको कहा, ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में वेस्ट ना प्रोड्यूस कर रहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जो कंटिन्यूअस मैनर में वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हो। The only thing that matters is we should first understand what do we mean by waste, then we should understand what are the different types of it, और उन्हें हम कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें कि वो हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस अफेक्ट नेगेटिवली ना करें, हमारी हेल्थ पे भी और हमारे डेली सर्वाइवल पे भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे गोल्स क्या रहेंगे? पहले हम पढ़ेंगे कि ये वेस्ट क्रिएट कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस वेस्ट बीइंग क्रिएटेड। फिर हम मैनेजिंग वेस्ट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं हम इस वेस्ट को मैनेज करें, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वेस्ट कूड़ा जो है उसे भी हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव, ऐसी क्या चीज है जो हमने रखी है कि इस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे, वो देखेंगे, और कैसे हम उन्हें सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। And how can we keep our surroundings clean as individuals, as a part of a community, as part of a nation, as part of this world? Because let me tell you students, अभी के लिए फिलहाल at this very present moment, we don't know in the near future अगर कभी हमें लाइफ किसी और प्लैनेट में मिले या ना मिले, बट अभी के लिए अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमने आज स्टेप्स नहीं उठाए इसका ख्याल रखने के लिए, इसे रिस्पेक्ट करने के लिए और इसके दिए गए रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करने के लिए, तो आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत दिक्कतें होंगी, राइट? सो मूविंग अहेड, हाउ इज वेस्ट बीइंग क्रिएटेड? सबसे पहली चीज ये है दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय वेस्ट। तो जैसा मैंने कहा, दिस इज एन अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल्स, राइट? यानी कि कोई ऐसी चीज जो अब आपको नहीं चाहिए है या आप उसे इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीजों को हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारी खुद की बॉडी में भी वेस्ट बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि पसीना आता है, यू मस्ट हैव सीन स्वेट कमिंग, स्वेट इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, राइट? You must have also like on a daily basis we pass urine also, which is a liquid form of waste. On a daily basis we pass waste in the form of solid state of matter as well, which is called as feces, right? तो ये तो वो वेस्ट हो गए जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ऐसे हमारे चारों तरफ बेसिकली वेस्ट की जो प्राइमरी डेफिनेशन वो क्या है? अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल। ऑल्सो समटाइम्स हम इसी वेस्ट को कई बार गार्बेज भी बोलते हैं, है ना? गार्बेज डिस्पोज कर दो ढंग से, गार्बेज डिस्पोजल ट्रक आ गया, something like that you must have heard, right? So garbage is also another term for waste. So waste is basically created through various sources, two of the most important being, अब वेस्ट के क्रिएशन के पीछे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए दो सोर्सेज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। What are those two sources? First being your immediate household or the domestic waste, यानी कि जो आप इमीडिएट जिस घर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वहां पर जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेस्ट इज जनरेटेड इन हाउस होल्ड्स, जैसे कि डिस्कार्डेड ओल्ड क्लोथ्स। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपकी हाइट बड़ी होगी, आप एज में आगे जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके पुराने कपड़े अब आपको फिट नहीं आएंगे, तो उन पुराने कपड़ों का आपके लिए कोई यूज नहीं रह जाएगा। एज एन इंडिविजुअल फॉर यू आई एम टेलिंग, दे नहीं हो पाओगे, तो आपके लिए वो क्या हुए? वेस्ट ही तो हुए। फॉर यू दे आर कंप्लीट वेस्ट, राइट? साथ ही साथ बहुत तरीके की डिफरेंट बॉटल्स, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज़ की हो, बहुत सी ऐसी बॉटल्स होती है जो आपने देखा है हम डेली बेसिस पे, लेट्स सपोज पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो रही है, एंड वी हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ कोका कोलास, पेप्सी, स्प्राइट, किस में आती हैं मेजरली? ये प्लास्टिक बॉटल में आती हैं। जैसे ही खत्म होती है, क्या आप उसे रीयूज करते हो या रीपर्पस करते हो? नहीं, आप सीधे सीधे उसे डस्टबिन में फेंक देते हो, है ना? तो वो भी वेस्ट हुआ। पेपर,
आपके अभी आप ग्रेड 3 में हैं, है ना, आगे आने वाले टाइम में आप ग्रेड 4 में जाएंगे फ्रॉम अप्रैल। ग्रेड 3 की जितनी नोटबुक्स होंगी आप उन्हें एज इट इज डिस्कार्ड कर दोगे, है ना, ग्रेड 3 की बुक्स को आप एज इट इज डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि अब आपके यूज में है ही नहीं। आपके लिए तो ग्रेड 4 की बुक्स आएंगी, ग्रेड 4 के लिए आप नई नोटबुक्स खरीदोगे, है ना, तो ये भी वेस्ट हो गया। पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, घर में डेली बेसिस पे हमारे किचन में कुछ ना कुछ फूड आइटम बन रहा है और आप कई बार फ्रूट्स भी लेकर आ रहे हैं, राइट? तो फ्रूट्स के जब आप छिलके उतारते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पीलिंग योर मैंगोज, इफ यू आर पीलिंग योर एप्पल्स, ऑल ऑफ दैट इज नथिंग बट वॉट, वेस्ट, राइट? सेम वे गोज फॉर वेजिटेबल ऑल्सो, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट विच आर बीइंग क्रिएटेड एट आवर होम्स। इसके अलावा और बहुत से वेस्ट हो सकते हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट? And the second most important source of waste is industrial waste, या वो waste जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा हो। सो एज इंडिविजुअल्स शायद हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना हो उस वेस्ट के लिए, बट इनडायरेक्टली तो हैं। बहुत बड़ी 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 फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कार्स बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट खेलने का सामान बन रहा है, टॉयज बन रहे हैं। अल्टीमेटली आप ही तो जाके उन्हें कल को शॉप से खरीद के लाओगे, तो बन तो आप ही के लिए रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इस वेस्ट के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? सो द वेस्ट विच इज बीइंग क्रिएटेड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फैक्ट्री और द इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। और आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनमें से स्मोक निकल रहा होता है, राइट? दैट स्मोक इज नथिंग बट वेस्ट। और वही स्मोक जब हमारी एयर में जाता है तो हमारी आंखों को जलाता है, हमारी स्किन में रैशेज आ जाते हैं, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, ये भी आपने देखा है। कई बार बहुत सी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को बिना ढंग से ट्रीट किए एज इट इज पानी में बहा देती हैं, चाहे वो रिवर्स हो, ओशंस हो या सीज हो। और आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कि बहुत से सी एनिमल्स मरते हुए नजर आते हैं हमें, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज हम अपने कूड़े को ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरीके का कूड़ा है और उसे उसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि वेस्ट क्रिएट कैसे हो रहा है और दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या हैं, तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने वेस्ट को प्रॉपर वे में मैनेज करें, उसे इस तरीके से ट्रीट करें और डिस्पोज करें कि कल को और आगे आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, राइट? सो वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली इंक्लूड्स कलेक्टिंग द वेस्ट एंड डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट इन अ प्रॉपर मैनर। पहले तो आप वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा तो करो, उसके बाद उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करो, ठीक है? तो ये एक बेसिक दो स्टेप्स हैं। ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसके अलावा बहुत माइनर स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ वन ऑफ द वेज टू मैनेज वेस्ट इज द 3 R's, ठीक है? द 3 R's जो आपने कई बार बहुत जगह पे पढ़े होंगे और सुने होंगे, विच इज योर रिड्यूस, योर रीयूज एंड रिसाइकल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन इंग्लिश वर्ड्स को ही समझने की कोशिश करो तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएंगी कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है? इन स्टेप्स का क्या मतलब है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि चीज़ों को उतना ही खरीदना या लेकर आना घर में जितने की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम पार्टीज में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, बी इट मैरिजेस, बी इट बर्थडे पार्टीज, बी इट फेयरवेल्स, बी इट एनीथिंग, बी इट टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे हो सकता है, एनुअल डे हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड के घर में डिनर हो सकता है जिसमें आप जा रहे हैं, तो कई बार स्प्रेड होता है खाने का, है ना? एक बुफे, ऑलमोस्ट लाइक अ बुफे होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास प्लेट होती है, हम प्लेट में आइटम्स भरते जाते हैं। जब खाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इतना तो खाया ही नहीं जाएगा और वो पूरा का पूरा खाना जो आपकी प्लेट में होता है एज इट इज डस्टबिन में चला जाता है। अगर इसके बजाय आप सिर्फ इतना सोच लेते कि खाना तो कहीं भाग नहीं रहा टेबल से, है ना, ऐसा तो है नहीं कि खाने के पैर निकल आए या पर निकल आए कि वो उड़ के चला जाएगा, तो आप अभी के लिए कम से शुरू करो, 1 रोटी रख लो 2 के बजाय, ठीक है, 2 सब्जी कम रख लो,
राइट और उसे खाओ, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद भी भूख लगती है, यू कैन अगेन रीफिल योर प्लेट्स. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिड्यूसिंग. अगर आपको, जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है, आई एम श्योर अभी तो आप छोटे हैं बट आप जैसे जैसे आगे चलेंगे यू मस्ट हैव हर्ड दीज ट्रेंड्स गोइंग कि आजकल कपड़ों में ये फैशन चल रहा है, ये फैशन होता है, वो चीज़ें होती हैं. देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्रेंड. इट इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट. आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो पहनिए, उस चीज़ में अपने आप को ढालिए, राइट. इस ट्रेंड के चक्कर में भी कई बार हम अपने घरों में ऐसे कपड़े, अनवांटेड नंबर ऑफ कपड़े ले आते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है. और आप सोच के देखिए बेटा कि ये खाना, कपड़े, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो हम तो काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने दी है, लेकिन ऐसे बहुत से अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं हैं, राइट. सो इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड बिलीव इन रिड्यूसिंग the usage of things in our daily lives, right? For example, आप अपने खुद के reusable shopping bags ले जाइए, चाहे कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. अगर आपके घर में पुरानी कोई प्लास्टिक बैग्स भी रखे हैं, उन्हीं को ले जाइए. शॉपकीपर से मत बोलिए कि वो एक नए प्लास्टिक बैग में पैक करके आपको चीज़ें दे, ठीक है. चाहे आप फल खरीदने जा रहे हो, चाहे आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, चाहे आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, चाहे आप बुक्स खरीदने जा रहे हो, डजंट मैटर, राइट. सेकेंड, जब आप किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, आपने जनरली देखा होगा, अगर आप गो टू कॉफ़ी ले रहे हैं, यानी कि वहाँ बैठ के नहीं पी रहे, बैठ के पीते हैं, तो जनरली वो कांच के ग्लासेस में आपको सर्व करते हैं. बट कई बार आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक कंटेनर्स में आपको दे देते हैं. इसके बजाय आप अपना खुद का थर्मस कैरी कीजिए, right, which is made up of steel in most cases, which again is very very friendly for the environment. It is not made of plastic. Thirdly, पेपर बैग्स को चूज कीजिए. अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग रिटेल्स हैं जो कि अब पेपर बैग्स यूज़ करने लगे हैं. इनफैक्ट बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जो कि अब पैकेजिंग मटेरियल में अपने प्लास्टिक को कम कर रही हैं. क्योंकि बेटा प्लास्टिक जो है ना, ये बहुत टाइम लेता है टू गेट डिग्रेडेड. इनफैक्ट इट इज़ नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब इट इज़ रिसाइक्लेबल बट इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है, प्लास्टिक एज अ मटीरियल इन इटसेल्फ. आप पढ़ेंगे क्यों, राइट. फोर्थली, आपके घर में कोई भी ग्लास कंटेनर है तो उसे अपसाइकिल कीजिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में क्या प्रैक्टिस यूज़ होती है, और आई एम श्योर ऑलमोस्ट सभी के घर में ये हो रहा होगा. जैसे माई मदर रियली लाइक्स टू हैव हनी वाटर, राइट. सो हनी की जो शीशी आती है, जब वो ख़त्म हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि उस शीशी को आप एज इट इज़ फेंक दो. क्या ज़रूरत है, आप उसी शीशी को साफ करके, ड्राई करके इन प्रॉपर सनलाइट वापस से रीयूज़ करो, है ना. उसे वापस से अपसाइकिल करके रीयूज़ कर लो. उसमें आप कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हो. आप चाहे तो अपने इरेजर्स स्टोर कर सकते हो, चाहे तो अपने शार्पनर्स स्टोर कर सकते हो, आप चाहे तो किचन का कोई सामान स्टोर कर सकते हो. तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम उन्हें अपसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड फिफ्थली, चीज़ों को बल्क में खरीदने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैगी चाहिए, ठीक है, तो मैगी के इंडिविजुअल एक सिंगल पैक भी आता है और मैगी के 4 पैक और 6 पैक वाला पैकेट भी आता है. आपने मैगी की पैकेजिंग देखी है, दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक शीट, है ना, वो प्लास्टिक के उसमें होता है. इंस्टेड ऑफ बाइंग 6 individual packets, why don't you buy an entire packet जिसमें 6 pieces already होते हैं. That ways you are basically reducing the amount of plastic waste which is being generated, है ना. तो कहीं ना कहीं एज इंडिविजुअल्स हम इन सारी ही प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइव्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. वही दूसरी तरफ आता है आपका रीयूज, यानी कि अगर आप इस वर्ड को देखें और 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यहाँ पे री जो एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है, यानी कि किसी वर्ड से पहले यूज होने वाला वर्ड, इसका मतलब होता है अगेन, यानी कि आप दोबारा रिपीट कर रहे हो उस प्रोसेस को. किस चीज़ के लिए, उसके यूज़ के लिए, यानी कि आप दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो किसी सेम चीज़ को. जैसे कि रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ होना, राइट. पेपर बैग्स जो हैं, जो हमने पहले भी बात की थी, आप उन्हें एक बार सब्जी खरीद के ले आए एक दिन, दूसरे दिन आप उसमें फल खरीद के ले आए, और आप उन्हें आगे आने वाले टाइम में अगर ढंग से स्टोर करके रखें और मैनेज करें तो आप काफ़ी टाइम तक उस सेम पेपर बैग को यूज़ कर सकते हैं.
सेकेंडली, जैसे मैंने बात की थी कि आपके कपड़े इस वक्त, आप जो ग्रेड 3 में हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी उम्र में, अपनी हाइट में, तो ये कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में आने वाले हाउस हेल्प के बच्चों के काम आ जाए, राइट। बाहर जो बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं या लोग हैं, हो सकता है वो उस एज ग्रुप में हो, उनके काम आ जाएं, आपके खुद के रिश्तेदारी में काम आ जाएं। सो यू कैन डेफिनेटली डोनेट दोज आइटम्स, राइट। यू कैन डोनेट योर ओल्ड बुक्स ऑल्सो टू योर फेलो यंगर क्लासमेट्स जो सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, उन्हें डोनेट कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ देम बाइंग न्यू बुक्स, यू कैन सिंपली डोनेट देम द बुक्स, राइट। थर्डली, आप शेयर करें, लेंड करें आइटम्स को, जितना हो सके अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए, जितना हो सके लेंड कीजिए, राइट। यानी कि किसी को आपने कुछ टाइम के लिए अपनी चीज़ें दे दी, अगर उन्हें चाहिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी प्रैक्टिस दैट यू कैन डू। एंड ऑफ कोर्स यूजिंग रीयूजेबल बैग्स, ठीक है, जैसे हमने बात की, यूजिंग रीयूजेबल बैग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू आप रीयूज टेक्निक को, वन ऑफ द 3 R's वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी अगर हम बात करें रिसाइकिल की, राइट, सो अगेन डिवाइड दिस वर्ड इनटू 2। साइकिल का आपको मतलब समझ में आता है, जिस पॉइंट से हमने शुरू किया और उसी पॉइंट पे आके हम वापस रुके, यानी कि समथिंग विच इज गोइंग इन अ सर्कुलर मैनर, राइट, समथिंग विच इज बीइंग रिपीटेड इन अ सर्कुलर मैनर, जैसे आपकी बाइसिकल्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटीरियल्स इनटू न्यू मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। आपने सेम वेस्ट को एक डिफरेंट टेक्निक और मशीन्स के इस्तेमाल से उसे एंटायरली न्यू चीज में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस प्लास्टिक की बात करें, इस प्लास्टिक बॉटल की, आपने अब कई बार ये सुना होगा, नहीं भी तो एक बार गूगल पे सर्च जरूर कीजिएगा। प्लास्टिक से अब आजकल शूज भी बनाए जा रहे हैं, और शूज ही नहीं, बहुत सारे कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो शूज और कपड़े प्लास्टिक के बने होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है दैट यू आर प्रमोटिंग greener environment because you are using a material which has been made out of 70% plastic और 60% plastic। प्लास्टिक को वापस से रिसाइकल करके एक entirely different चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिसाइकिल। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं? पहले आप वेस्ट को सेपरेट करते हो, यानी कि जो भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसे आप डिफरेंट कैटेगरीज में आपने सेपरेट किया, फिर आप उसे कलेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसे कलेक्ट किया जा रहा है इन डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। आप सॉर्ट कर रहे हो उस वेस्ट को, ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हो उस वेस्ट को, और उसके बाद आप उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हो। सो दीज आर द सम बेसिक स्टेप्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, राइट, सो दैट you can basically repurpose all of your materials, ठीक है। चलो, moving on to the क्वेश्चन में चलते हैं एंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछ रहा है? रीयूज इज वन ऑफ द 3 R's, यानी कि वापस किसी चीज का रिपीटेड मैनर में इस्तेमाल करना, राइट, दैट वी शुड फॉलो, हम सभी को फॉलो करना चाहिए इफ वी वांट टू इफेक्टिवली मैनेज आवर वेस्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस व्हिच करेक्टली स्टेट्स व्हाट इज रीयूज, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 स्टेप्स में से एज एन इंडिविजुअल आप कौन सा स्टेप करोगे ताकि आप रीयूज, वन ऑफ द 3 R's को अच्छे से अप्लाई कर सको अपनी लाइफ में, राइट। ए ऑप्शन इज सेइंग चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन यूजिंग इट, यानी कि आपने प्रोडक्ट को कुछ नई चीज में ही कन्वर्ट कर दिया और फिर आप इस्तेमाल कर रहे हो। बी, यूजिंग आइटम्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, आप अपने पुराने कपड़ों को फेंकते डस्टबिन में, इससे अच्छा आपने उन लोगों को दे दिया जिनके वो वापस से इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है। ट्राइंग टू मिनिमाइज द यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करो कि वो पड़ा पड़ा खराब ही हो जाए, राइट। डी इज थ्रोइंग इट आउट एंड नेवर यूजिंग इट, कि आप लेके तो आ गए लेकिन आपने सिंपली उसे थ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया और यूज ही नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो इसमें से क्या हो सकता है? रीयूज का बेस्ट एग्जाम्पल, एंड डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि आप जब आइटम्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को दोबारा से इस्तेमाल करो किसी भी और पर्पस के लिए, in that case you are applying the reuse technique very very effectively, ठीक है।
चलो अब अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ वेस्ट की, जो हम इतने डिफरेंट स्टेप्स में पढ़ते आए हैं कि वेस्ट का सेपरेशन या एक दूसरे से अलग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमने वेस्ट या गार्बेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वेट एंड ड्राई। नाउ वर्ड्स इटसेल्फ आर सजेस्टिंग वेट जनरली जैसे आपके रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, रॉटन फ्रूट्स या आपकी वेजिटेबल्स हो गए, या इन्हीं के पील्स हो गए, इन्हीं के छिलके हो गए, ठीक है। कई बार आपने पेपर फैक्ट्रीज में देखा होगा दैट वेट पेपर इज ऑल्सो बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेट वेस्ट, जो कि इस तरीके के ग्रीन कलर्ड कंटेनर में जनरली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डस्टबिन, जो डिस्पोजल बैग्स या डस्टबिन होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर ड्राई वेस्ट की बात करें तो ये ड्राई वेस्ट बहुत डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वन ऑफ देम बीइंग प्लास्टिक्स, ठीक है, other being wood, your furniture, it could be in the form of furniture, it could be your clothes, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ड्राई वेस्ट के, और इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट। डेफिनेटली आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके फर्दर डिविजन्स भी होते हैं बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। हम वेस्ट को और भी तरीकों से सेपरेट करते हैं, बट दोज आर समथिंग वेरी फाइनर डिटेल्स विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि वेस्ट वेट और ड्राई फॉर्म में हो सकता है। वेट है तो आप उसे ग्रीन कलर के डस्टबिन बैग में डिस्पोज करेंगे या कलेक्ट करेंगे, और अगर ड्राई है तो उसे आप ब्लू कलर के डस्टबिन बैग में डिस्पोज करेंगे, राइट। Now, as individuals, how can we keep our surroundings clean? कैसे हम अपनी immediate surroundings को साफ रख सकते हैं, ठीक है। Definitely by applying the 3 R's, यानी कि हम reduce करें अपने waste को, reuse करें उन चीज़ों को जिन्हें use किया जा सकता है, और जिन्हें नहीं किया जा सकता उन्हें entirely different products में, नए products में ही convert कर दें और फिर इस्तेमाल करें, ठीक है। By planting more trees, अगर हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत हद तक क्लीन रहेगा, हमारी हवा हमें शुद्ध फॉर्म में मिलेगी। साथ ही साथ कंजर्विंग द वाटर दैट वी हैव, बिकॉज वाटर, ट्रीज, ऑल ऑफ दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज दैट वी हैव, और इन्हीं की वजह से हमारी खुद की ज़िंदगी इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे पॉसिबल है, राइट। इसके अलावा हम वेस्ट को प्रॉपर मैनर में डिस्पोज करें, जिसके लिए हमारा वेस्ट को समझना, उसे कलेक्ट करना और उसके बाद उसे एक प्रॉपर वे में डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। औरों को एजुकेट करें और उन्हें बताएं कि अगर वो कुछ गलतियां कर रहे हैं या उन्हें आइडिया नहीं है कि वेस्ट क्या है, उसे किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं, या वेस्ट के मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो आप लोग एज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एज द फ्यूचर ऑफ आवर अपकमिंग कंट्री, यू नो कि आपको किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं, और आप औरों को अवेयर कीजिए, उन्हें एजुकेट कीजिए, वॉलंटियर कीजिए एज एन इंडिविजुअल। अगर आपको कहीं पे कूड़ा कचरा नजर आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसे उठा के सबसे नजदीकी किसी डस्टबिन में फेंक दें, राइट। ऑफ कोर्स टेक प्रिकॉशंस इफ यू आर लाइक trying to pick up some waste like from the road or in your immediate surroundings, make sure कि आप gloves पहने, ठीक है, ऐसे बेयर हैंड से उसे ना करें, और अगर नहीं है ग्लव्स बाय चांस, हैंकरचिफ का इस्तेमाल कीजिए, राइट। वो भी नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपने हाथों को उसके बाद प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें। शॉप वाइजली, प्लीज शॉप ओनली व्हाट यू नीड, नेसेसिटी बेसिस पे कीजिए, वांट बेसिस पे नहीं। वांट्स तो इंसान की कभी खत्म होती ही नहीं, जो आपकी नीड है, सिर्फ ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से शॉप कीजिए। डोंट लिटर, अगर आपके पास आपकी सराउंडिंग में इमीडिएट कोई डस्टबिन या डिस्पोजल बैग अवेलेबल नहीं है, ये नहीं कि गाड़ी का शीशा नीचे किया और चॉकलेट का रैपर सीधे ऐसी बाहर फेंक दिया, नो, कीप इट विद योरसेल्फ, कीप इट टिल द टाइम यू रीच योर होम्स। डेफिनेटली आपके घर में डस्टबिन होगा, वहां पे फेंक दीजिए, कितनी देर लगेगी बेटा, क्या ही हो जाएगा अगर आप उसे कलेक्ट करके रख लोगे, राइट। सो डोंट लिटर योर सराउंडिंग्स, राइट। चलो, मूविंग अहेड टू द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, which is making different things like pottery, things like bricks, and कई बार bricks का इस्तेमाल करके कुछ घर भी बनाए जाते हैं, right? So learning objectives इस चैप्टर में क्या रहेंगे? pottery होती क्या है, क्या क्या steps involved होते हैं इसमें, इसको बनाने में, the different patterns
in our nature that we see, that we observe on a daily basis, but we might not be aware of them, right? Bricks कैसे बनाई जाती हैं और houses कितने types के होते हैं based on what category, this we will learn. Starting off with pottery, ठीक है? So this is nothing but the art of making various different objects from clay. Clay की मदद से जब आप different चीज़ों को बनाएं, चाहे वो utensils हो, pots हो, decorative materials हो, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है pottery, right? The basic steps which are involved or which goes into making anything out of pottery is फर्स्ट यू नीड टू कलेक्ट द क्ले. पहले आप क्ले को प्रॉपर वे में कलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसे नीड करेंगे. जैसे आपने देखा है घरों में हम आटे को गूंदते हैं, वी नीड द डो, ताकि उसके इस्तेमाल से हम रोटियां बना सकें, राइट? ऐसे ही क्ले को नीड किया जाता है, गूंदा जाता है, राइट? उसके बाद उसे प्रॉपर वे में शेप किया जाता है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर मशीन. उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए जनरली सन में छोड़ दिया जाता है, ठीक है? फिर उसे बेक किया जाता है अंडर वेरी हाई टेम्परेचर इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज किल्न्स, ठीक है? यहाँ पे आग में बेसिकली इसे बेक किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका जो शेप है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाए, राइट, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. और उसके बाद आप डिफरेंट तरीकों से उन्हें डेकोरेट कर सकते हो, जिसमें से एक तरीका होता है यूजिंग डिफरेंट पैटर्न्स. आपने मटके और घड़े देखे होंगे घरों में, या जहाँ पे भी आपने कभी अगर पॉटरी देखी, आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, राइट? तो ये आपके बेसिक 6 स्टेप्स हैं: कलेक्टिंग द क्ले, kneading it, shaping it, drying it, baking them in kilns and finally decorating them so that the final product is ready और अब आप उसे बाकी लोगों को दे सकते हैं, ठीक है? चलो मूविंग अहेड. अब हमने पैटर्न्स की बात शुरू की है. तो पैटर्न सिर्फ पॉटरी में या पॉटरी की मदद से बनाई हुई चीज़ों में ही नहीं दिखाई देते. अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आपको चारों तरफ कोई ना कोई पैटर्न नजर आएगा. इफ यू सी योर ओन हैंड, यू विल बी एबल टू सी वेरियस डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म थ्रू दीज रिजेस, थ्रू दीज लाइन्स, राइट? आप जब रोड पे चल रहे होते हैं, आपने जीब्रा क्रॉसिंग देखी है, दोज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स जो कि इंस्पायर ही हुई हैं जीब्रा के खुद के स्किन से, राइट? आपने वो देखा है. आपने टाइगर के स्ट्राइप्स देखे हैं, राइट? आपने लेपर्ड के स्पॉट्स देखे हैं, ठीक है? चीता के स्पॉट्स जो होते हैं, लेपर्ड के स्पॉट्स जो होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं. आपने पत्तियां देखी हैं कितनी अलग अलग तरीके की, और हर पत्ती में कोई ना कोई आपको अलग डिजाइन दिखा होगा. आपने कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज देखी हैं जो कि कंटिन्यूसली वॉन्डर कर रही होती हैं अराउंड फ्लावर्स. उनके विंग्स में कितने सुंदर पैटर्न्स होते हैं. आपने कितने डिफरेंट तरीके के स्नेक्स देखे होंगे जिनमें बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं. सेम वे गोज फॉर फिशेज ऑल्सो, राइट? So pattern is something which that happens or appears in a regular and repeated way. पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि एक रेगुलर रिपीटेड मैनर में रिपीट हो. ऐसा नहीं कि जीब्रा की ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप सिर्फ यहीं तक हैं और इसके बाद ये येलो और ब्लैक हो जाए या ब्लू और ब्लैक हो जाए. नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ही रिपीट हो रही हैं, ठीक है? जिराफ के भी जो आपको ब्राउन पैचेस नजर आ रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से रिपीट हो रहे हैं. सेम वे अगर आप लीव्स को देखें, आपने देखा है दैट एनी लीफ हैज इन द मिडिल अ वेरी प्रोमिनेंट लाइन, और उसी लाइन से बहुत सी और छोटी छोटी लाइंस निकल रही होती हैं, और ये पैटर्न रिपीट होता है. ऐसा नहीं कि लाइन के इस तरफ एक पैटर्न है और दूसरी तरफ मैं दूसरा पैटर्न बना दूं, राइट? सेम वे गोज फॉर बटरफ्लाई के विंग्स. अगर आप देखो, यहाँ जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है वही सेम पैटर्न आपको इस साइड भी नजर आएगा. सो पैटर्न इज समथिंग which is getting repeated, right? It's happening in a repeated fashion, ठीक है? और इन्हीं पैटर्न्स की मदद से हम अपने पॉटरी से बनाए हुए स्टफ को भी काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, सुंदर तरीके से, राइट? नाउ सेम पॉटरी, दैट सेम क्ले जो है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक ब्रिक्स. ईंटों को बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जब इसी सेम क्ले को यू पुट इनटू अ रेक्टेंगुलर मोल्ड, लेट्स सपोज देयर इज अ मोल्ड व्हिच लुक्स लाइक दिस, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे आप ये देखें, दिस इज द मोल्ड. यहाँ पे आपको क्ले रखना है,
ठीक है। जब आप क्ले को यहाँ पे रखते हैं, उसे एक प्रॉपर टाइम तक सेट होने देते हैं, उसे प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू लेके जाते हैं, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? इस तरीके की ब्रिक्स। नाउ बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द मोल्ड, ब्रिक्स और ईंटें अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर फैशन में ही हो। आपने देखी होंगी बहुत अलग अलग डिजाइन्स में भी आती हैं, राइट? सो ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड विच कैन बी मेड हैविंग डिफरेंट शेप्स एज वेल, राइट? सेम क्ले का इस्तेमाल करके आप ब्रिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ in some cases these same bricks are being used to construct some of the houses, right? Now house in general or shelter in general, what do we understand by shelter or house? Again, जैसे हमारे लिए कपड़ा है, खाना है, ऐसे ही शेल्टर यानी कि सर के ऊपर एक छत होना एक बेसिक नेसेसिटी है। अगेन प्लीज फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर एंड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स कि हमें ये शेल्टर मिली हुई है। देयर आर अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनके पास एक बेसिक अपने सर के ऊपर छत भी नहीं है, ठीक है। सो वी शुड फील वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास ये 3 बेसिक चीजें हैं अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में जीने के लिए। सो हाउसेस की अगर बात करें या शेल्टर की बात करें, हमें बेसिकली शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ हाउसेस क्यों चाहिए? क्या बेसिक नेसेसिटी हो सकती है हमारी? पहली तो ये दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस। बाहर मौजूद कैसा भी मौसम हो, जब आप अपने घर में होते हैं आप प्रोटेक्टेड और सेफ फील करते हैं, राइट? बाहर चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की ठंडी पड़ रही हो, चाहे बहुत तेज धूप पड़ रही हो, लेकिन आप जब अपने घर में हैं, उन दीवारों के बीच में हैं, अपने फैमिली के बीच में हैं, यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील सेफ। सो बेसिक प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है एक शेल्टर का होना। सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एंशिएंट ज़माने में जब लोगों को नहीं पता था, एंशिएंट टाइम्स में जब लोगों को नहीं पता था कि घर कैसे बनाते हैं, दे वर एक्सपोज टू वाइल्ड एनिमल्स, दे वर एक्सपोज टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, और उन्हें नहीं पता था कि वो अपने आप को सेफ कैसे करें। तो हर बार ये डर रहता था कि रात को अगर सो रहे हैं या कभी ध्यान नहीं रहा तो कोई जानवर आके अटैक ना कर दे, तो किसी ना किसी एक को जगे रहना पड़ता था। वहीं कट टू आप आज का टाइम देखिए, जब आप अपने घर में हैं आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं आप सेफ हैं, आप उन वाइल्ड एनिमल से या किसी भी तरीके के अनवांटेड सिचुएशन से सेफ हैं, राइट? थर्ड रीजन कैन बी टू कीप आवरसेल्व्स सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल। डेफिनेटली आई थिंक इस दुनिया में द मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस शुड बी योर होम, राइट? आई एम नॉट सेइंग हाउस, बिकॉज वो हाउस सिर्फ तब तक है जब तक आप उसमें रह नहीं रहे हो। जब आप रहते हो इट बिकम्स अ होम। योर फैमिली, यू योर सेल्फ कन्वर्टेड इनटू द मोस्ट लविंग स्पेस पॉसिबल, राइट? तभी हम कहते हैं होम स्वीट होम। देयर इज नथिंग बेटर देन होम, राइट? सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट मटीरियल्स, आप किन सामान का इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर को बनाने के लिए, उस बेसिस पे हमने घरों को मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है? फर्स्ट वन बीइंग अ कच्चा हाउस। आप इस वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि ये जनरली वो घर हैं जो कि प्रॉपर वे में नहीं बनाए गए। प्रॉपर वे में यानी कि ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहे की सरियां नहीं लगी हैं, राइट? उतने ड्यूरेबल नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे। अगर बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आई तो हो सकता है ये घर उखड़ जाए या खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, राइट? मोस्टली आप देखेंगे कि ऐसे घर रिमोट एरियाज, स्पेशली गांव में या रूरल एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। डेफिनेटली आज के टाइम में इनकी संख्या काफी हद तक कम हो गई है, बट कई बार आपको ये सिटीज में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? दे आर बिल्ट विद रेडिली अवेलेबल मटीरियल्स, जैसे कि लकड़ियों के इस्तेमाल से वुड, स्टोन्स, क्ले, मड, लीव्स और क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है? भूसे का इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है इन घरों को बनाने के लिए, जिनका एग्जाम्पल आप इन इमेजेस में देख सकते हो। अब क्योंकि ये ऐसे मटेरियल्स के बने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर बहुत तेज हवा चले, तूफान हो, बारिश हो या कोई भी और सिचुएशन क्रिएट हो, चांसेस आर कि ये घर और ऐसे मटेरियल्स उस चीज को ना सहन कर पाएं और कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए, राइट? सो दे हैव लेसर ड्यूरेबिलिटी, बहुत लंबे टाइम तक ये घर नहीं टिकते, ठीक है? वहीं पर अगर हम दूसरे तरीकों के घर की बात करें जो कि होते हैं
पक्का हाउसेस. Definitely. Now that you've understood कच्चा, you know कि पक्का houses क्या होंगे. The houses which have been made with a proper plan, with a proper structure, and with materials which makes them so strong that in most conditions they will stand tall. चाहे तेज तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी आए, ये घर अपना स्ट्रक्चर, अपनी शेप, अपनी जगह मेंटेन करते हैं. डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज अनवांटेड सिचुएशंस की अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया. उस केसेस में भी आप आजकल जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज कम जहां पे हम घरों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं. यानी कि अगर भूकंप भी आए, सो देयर इज अ चांस कि ऐसे घर नहीं गिरेंगे. राइट? सो दे आर मोस्टली बिल्ट इन सिटीज. जनरली आप देखेंगे कि ये शहरों में बने हुए होते हैं. ठीक है, डेवलप्ड एरियाज में बने हुए होते हैं. दे आर बिल्ट विद मेजरली सीमेंट एंड ब्रिक्स, और ये बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड होते हैं और काफी ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक चलते हैं. इनकी मरम्मत उतनी बार नहीं करानी पड़ती जितनी आपको कच्चा हाउसेस के केसेस में करानी पड़ेगी. राइट? जिसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं. दे कैन बी ऑफ वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स. ये इंडिविजुअल हाउसेज या बंगलोज हो सकते हैं, फ्लैट्स हो सकते हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, स्काई स्क्रेपर्स. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. राइट? Now, students, that we have completed all the 3 important chapters, it is very important for us to be able to gauge our learning कि जो हमने पिछले 1 घंटे में या जितना भी ड्यूरेशन अभी तक हुआ है, हमने जो भी पढ़ा, जाना, कितना हमें समझ में आया है. ये हम तभी गेज कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी बेसिस पे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे. मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज किसी भी क्वेश्चन के मेरे आंसर पे आने से पहले आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपने आंसर लिख दीजिएगा. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement or statements is correct? यानी कि दिए गए 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, सही है. स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम प्रेशर से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? स्टेटमेंट बी कह रहा है नॉन मेटल्स कैन बी मेड इनटू वायर्स. यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं उनकी मदद से आप तार बना सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट बी कह रहा है. ऑप्शंस क्या दिए हैं? सिर्फ स्टेटमेंट बी सही है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, और नीदर, दोनों में से कोई भी सही नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स while I'll move ahead, and the answer definitely is only statement A, right? Because metals से आप शीट्स तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ आप वायर्स भी बना सकते हो, जैसे कि कॉपर के होते हैं हमारे घरों में, आपने देखा है. वहीं नॉन मेटल्स कैन बी मेड इनटू वायर्स एंटायरली गलत है. नॉन मेटल्स की मदद से आप ये काम नहीं कर सकते और ना ही उनसे आप शीट बना सकते हो. राइट? चलो मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 2, यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द इमेज. इमेज आपके सामने यहाँ है. ठीक है? यू कैन सी अ मैन स्टैंडिंग, और वो इस विंडो के थ्रू बाहर का सीनरी देख रहा है. ठीक है? ही इज एबल टू सी द सीनरी आउटसाइड थ्रू दिस विंडो. What kind of an object allows the person in the image to look through the window clearly? कीवर्ड इस क्वेश्चन में ये है. ठीक है? इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. उसे बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बाहर का नजर आ रहा है. तो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है ये? ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, और ईदर बी और सी. जल्दी से बताइए. What can be this material जिसके थ्रू ये इंसान सब कुछ देख पा रहा है? Definitely this material is transparent, right? ट्रांसपेरेंट है, तभी तो पूरी पूरी रोशनी इसके आर पार जा पा रही है. एंड दैट इज द रीजन कि इवन दो वो अपने रूम में, अपने घर में अंदर खड़ा है, फिर भी उसे बाहर का सब कुछ नजर आ रहा है क्लियरली थ्रू दैट विंडो, राइट? बिकॉज द विंडो इज मेड एंटायरली आउट ऑफ ग्लास, एंड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. चलो मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन. सपोज यू हैव अ वाटर बॉटल. आपके पास एक वाटर बॉटल है. ठीक है? Which of the following actions would be good for the environment, right? And this water bottle is made out of plastic. ठीक है? तो आपके लिए क्या अच्छा ऑप्शन होगा
कि आप ऐसा क्या करें जो आप अपने एनवायरमेंट को नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली अफेक्ट करें, ठीक है। थ्रोइंग द बॉटल इन द ट्रैश, कि आपने एक बार उसमें से पानी पी लिया और उसके बाद आपने उस बॉटल को एज इट इज फेंक दिया। फिलिंग द बॉटल विद वाटर अगेन, आपने एक बार पानी खत्म किया, आप दोबारा से गए क्योंकि बॉटल बिल्कुल सही सलामत थी, आपने उसमें वापस पानी भरा, राइट, एंड यू कीप यूजिंग इट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। लीविंग द बॉटल ऑन द ग्राउंड, आप वहीं जमीन पे उसे छोड़ के चले गए। और पेंटिंग द बॉटल विद अ न्यू कलर, आपने बॉटल का रंग ही बदल दिया, ठीक है। तो इसमें से लॉजिकल सही आंसर क्या होना चाहिए? एज एन इंडिविजुअल आपको क्या करना चाहिए इस प्लास्टिक वाटर बॉटल के साथ? Definitely, if the bottle is absolutely fine, you should fill the bottle again with water, right? And keep using it till the time it retains its shape. Once it is not in a condition to be reused by you, तब आप उसे ड्राई वेस्ट में डिस्पोज कीजिए, सो दैट फर्दर आगे चल के जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उसे रिसाइकल करके उसी बॉटल से कुछ और बना सके, राइट। तो अभी के लिए क्योंकि बॉटल सही सलामत है, उसकी शेप, उसका आकार मेंटेन है, आप वापस से पानी भरिए और उसे यूज करते रहिए, राइट। चलो, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। ब्रिक्स, आयरन रॉड, सीमेंट आर द मेन कंपोनेंट्स टू कंस्ट्रक्ट विच टाइप ऑफ अ हाउस। अगर आप एक घर को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करें, लोहे के सरिये का इस्तेमाल करें और सीमेंट का इस्तेमाल करें, तो आप कौन सा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कच्चा हाउस, अ टॉल बिल्डिंग इन द सिटी, पक्का हाउस, और बोथ बी एंड सी। आप एक कच्चा हाउस बना रहे हैं, आप एक लंबी सी बिल्डिंग बना रहे हैं शहर में, आप एक पक्का हाउस बना रहे हैं, या बोथ बी एंड सी? क्या आंसर हो सकता है? डेफिनेटली द आंसर इज बोथ बी एंड सी, क्योंकि जो टॉल बिल्डिंग है वो भी एग्जाम्पल है एक पक्का हाउस की, वेयर एज एक कच्चा हाउस जनरली इन मटीरियल से नहीं बनाया जाता, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कौन से मटेरियल्स हैं जो रेडिली अवेलेबल हो, उनसे कई बार ये हाउसेस बना दिए जाते हैं। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यू अगेन नीड टू स्पॉट द ऑड वन आउट। दिए गए 4 ऑप्शंस में से अगेन कोई एक ऐसा है जो कि बाकी तीनों से बहुत हद तक अलग है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, आपको वो चूज करना है। ए इज माउंटेन्स, पहाड़। बी इज मैन मेड पॉन्ड, एक ऐसा पॉन्ड, एक ऐसा तालाब जिसे इंसान ने बनाया हो। सी इज ब्लैक बोर्ड, जो आपके स्कूल्स में होता है। डी इज पेंसिल, जिसकी मदद से आप अपने नोट्स लेते हैं, राइट। सो आप किस बेसिस पे ऑड वन आउट मार्क कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आंसर इज माउंटेन्स, बिकॉज माउंटेन्स इन मोस्ट केसेस आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इन्हें नेचर ने ही हमें बनाकर दिया है, ठीक है। वेयर एज मैन मेड पॉन्ड में तो मैन मेड आ ही गया, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें इंसानों ने बनाया है, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, नॉट and should not be followed by anyone, whether a child or an adult। तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी हैबिट या प्रैक्टिस है जो किसी को नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिसाइकलिंग अ प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल का आपने इस्तेमाल कर लिया, अब आप उसे वापस रीयूज नहीं कर सकते, तो उसे रिसाइकल करके एक नई चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि फिर इस्तेमाल कर सकें, राइट। बी ऑप्शन, थ्रोइंग लेफ्ट ओवर फूड, खाना बच गया है तो आप एज इट इज उसे डस्टबिन में फेंक दें, राइट। सी ऑप्शन, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पॉली बैग्स, यानी कि प्लास्टिक बैग्स ले जाने के बजाय आप अपने घर से पेपर मेड बैग्स को ले जाइए अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो। डी ऑप्शन इज रीयूजिंग प्लास्टिक बॉक्सेस, अगर आपके घर में प्लास्टिक बॉक्सेस हैं तो आप उन्हें वापस से इस्तेमाल करें किसी और पर्पस के लिए, राइट। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो एज इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ आवर एज एंड जेंडर हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी चाहिए? एंड दैट एग्जाम्पल डेफिनेटली इज थ्रोइंग लेफ्ट ओवर फूड। जैसा मैंने कहा बेटा, खाना आज की डेट में फूड मिलना और प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड मिलना हैज़ नाउ बिकम अ लग्जरी। जैसा मैंने कहा, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इवन फूड नाउअडेज। आप अपने खुद की कंट्री में देख लीजिए, एंड यू सी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी वॉर्स विच आर गोइंग ऑन। यू जस्ट ट्राई टू थिंक, वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो लोग मौजूद हैं, उन्हें डेली बेसिस पे खाना भी नहीं मिल रहा,
right? So it is very important that you should respect whatever it is that you get in your homes, on your plates, because not everyone has that fortunate destiny कि सबको ये खाना मिल पाए. So never ever throw away food, right? चलो, moving ahead to the next question. Which one of the following is not a step in pottery? पॉटरी में क्ले का इस्तेमाल करके जब हम डिफरेंट चीजें बना रहे हैं तो उसमें से कौन सा इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक स्टेप नहीं है, राइट? ए ऑप्शन इज बेकिंग, बी इज कुकिंग, सी इज नीडिंग एंड डी इज ड्राइंग, राइट? सो क्विकली रिमेंबर क्या क्या स्टेप्स थे जो हमें यूज करने होते हैं व्हाइल मेकिंग पॉटरी, राइट? सो डेफिनेटली वी आरंट कुकिंग एनीथिंग, राइट? हम किचन में खाना थोड़ा ना पका रहे हैं कि हमें कुक करना पड़ेगा. हमें क्ले को कलेक्ट करना होता है, उसे गूंदना होता है, नीड करना होता है, फिर हम उसे एक प्रॉपर शेप देते हैं, फिर हम उसे नेचुरल सनलाइट में छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए ड्राई होने के लिए, फिर उसे एक प्रॉपर उसकी शेप रहे, रिटेन रहे, हम उसे बेक करते हैं किल्स में, राइट? और उसके बाद उसे डेकोरेट करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट. बेकिंग डेफिनेटली इज अ स्टेप, नीडिंग इज अ स्टेप, ड्राइंग इज अ स्टेप, बट कुकिंग इजंट अ स्टेप व्हेन यू आर मेकिंग पॉटरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Michael and his friends are playing with the ball which is shown in the picture. ये फुटबॉल है, माइकल और उसके दोस्त इस फुटबॉल से खेल रहे हैं, राइट? Which states of matter accurately represent the ball? आपको क्या लगता है इस बॉल में कितने मैटर हो सकते हैं, कितने मैटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, या एक सिंगल मैटर ही है, राइट? द ऑप्शंस आर इट इज ओनली सॉलिड, इट इज ओनली मेड आउट ऑफ सॉलिड मटीरियल्स, लिक्विड ही है सिर्फ, ओनली गैस है, या सॉलिड एंड गैस है. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सोचिएगा. फुटबॉल है, आपने डेफिनेटली, चलो फुटबॉल भी नहीं, अगर आपके लिए मोस्ट रिलेटेबल एग्जांपल बास्केटबॉल के फॉर्म में है तो आप बास्केटबॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ट्राई टू थिंक वेरी क्लियरली कि इसमें कितने स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली द आंसर इज सॉलिड एंड गैस, क्योंकि जो फुटबॉल का आउटर मटीरियल है दैट डेफिनेटली इज मेड आउट ऑफ सॉलिड, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, बट इनसाइड द फुटबॉल यू हैव फिल्ड गैस, है ना? तो दोनों ही स्टेट ऑफ मैटर आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय this particular ball, right? So now students, we have finally come to an end to this one shot series, especially for grade 3, and I really hope कि ये chapters जो हमने आज cover किए हैं and the questions regarding it आपको कहीं ना कहीं आपके final exams में काफ़ी मदद करेंगे. प्लीज मेक श्योर कि आप पेशेंटली इस वीडियो के थ्रू जाएं, सारे क्वेश्चंस को ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें और आंसर्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स एंड योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो प्लीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम्स के लिए. डरने की कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे एंड वी विल एंजॉय आवर स्टडीज एंड लर्निंग जर्नी, राइट? सो मिलेंगे किसी और वीडियो में. Till then, bye everyone. All the best for your exam. I hope all of you do really well.